हेलो एवरीवन। अगर आप ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी की एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि जो हमारी प्रायोरिटी लिस्टिंग्स होती है उसको एक बार देखोगे। जब आप उसको देखोगे, लास्ट एग्ज़ाम 2023 वाला या उससे पहले वाले एग्ज़ाम को भी देखोगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज वाली टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज जो हमारा टॉपिक है, वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। देखा जाए तो आपको यहाँ पे 20+ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात ये है कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जो टॉपिक होता है वो काफ़ी देखा जाए ना तो बहुत मार्क्स कलेक्टिव है। मार्क्स कलेक्टिव कहने का यही मतलब हो गया कि आप आराम से उसमें मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हो अगर आप बेसिक रीडिंग और बेसिक अच्छी तरीके से समझ रखे हो तो इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ को फिनिश करते हो। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम जब ये 2023 में पेपर आया था तो मैंने इसको 15 से 20 दिन में फिनिश किया था इस टॉपिक को। उसके बाद मैंने कंसाइज नोट्स प्रिपेयर किया था 40-50 पेजेस का, उसको मैंने पढ़ाया था। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफसी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। लेकिन देखो क्या होता है ना कि कुछ लेबर लॉज जो होते हैं वो ओल्डर लेबर लॉज हैं जो पहले बनाया गया है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ईपीएफ एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। कुछ नए लेबर कोड्स आते हैं, नई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे मान लो कि अगर किसी भी एक कंपनी में, किसी भी एक इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आ जाता है या फिर अगर हमें कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, और वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर ले जहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो लेबर्स हैं उनका राइट्स जो है वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से इफेक्टेड ना हो। जैसे मान लो कि एआई को इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप देख रहे होगे जैसे एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पे एक ग्रास कटर रहता है। वो ग्रास कटर अब एक फेंस से दूसरे फेंस की तरफ देखता है, दूसरे फेंस की तरफ ये दिखता है उसको कि जो ग्रास कट हो रहा है वो किसी एक ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा हो रहा है। तो ही और शी कैन डायरेक्टली व्यू कि किस तरीके से मेरा जॉब लूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को भी जब आप अपने साथ रखोगे, इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, तो हमारा जो नए लेबर लॉज आते हैं उसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अगर आप नए कोड को भी देखोगे तो ये कोड ऑफ वेजेज एक्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ठीक है, तो ये हमारे न्यू लेबर लॉज हो गए। अगर देखा जाए तो वेटेज वाइज अगर बात करें तो एकदम अटेंटिव और अलर्ट मोड में आ जाना होगा आपको अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, अब देखो इस पूरी की पूरी लेबर लॉ की जो सीरीज़ होगी उसको मैं खुद पढ़ाऊँगा, लेकिन अब इसको ऑलरेडी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है यूट्यूब पे, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसको हम लोग लेके आएंगे अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में। ठीक है, मेंटोरशिप बैच जो होगा वो एक बैच तो ऑलरेडी अगस्त 11 से चल रहा है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट को फिनिश किया है। मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले टॉपिक को फिनिश किया है। ऑलरेडी आपको 8 से 9 टेस्ट हो चुके हैं उसमें करंट अफेयर के। इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 2 टेस्ट हो चुका है। फिर इंडियन पॉलिटी नहीं हुआ है अभी, जनरल साइंस का वहाँ पे टेस्ट हो चुका है 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट ये जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग इसी चीज़ को कंसर्न रखते हैं कि टॉपिक्स को डे बाय डे शेड्यूल के फॉर्मेट में फिनिश करेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट के मॉड्यूल में भी कन्वर्ट किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। करंट अफेयर पूरी की पूरी अपडेट आपको मैं खुद दूंगा। ये सारी चीज़ें चलेंगी। जो भी इसको ज्वाइन किए हैं वो काफ़ी इससे बेनिफिटेड फील करते हैं। ऑब्वियसली अभी आईबी का एग्जाम हुआ, आप उसमें भी देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि आपने जो टॉपिक्स मुझे मेंशन किया था, जिस तरीके से पढ़ने को कहा था, जहाँ से उसको रीड करने के लिए कहा था, या फिर आपने जो भी पढ़ा है वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में दिख रहा है। और ऑब्वियसली दिखेगा, ये एग्जाम का एक वर्स होता है, एक पैटर्न होता है। उस अगर पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आप आराम से इसमें एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका क्या है ना कि बैच B1 ऑलरेडी 11 अगस्त से लॉन्च हो गया है। तो अगर आप नए ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच B2 जो होगा वो हम लोग 20 सितंबर से लॉन्च करने वाले हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए याद रखिएगा 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उससे डिले मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास 2.5 मंथ्स बचेगा। इस मंथ 2.5 महीने में हम लोग को कम से कम नहीं भी तो 30-40 टेस्ट को, टॉपिक वाइज टेस्ट को फिनिश करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग को और इंटेंस मोड में जाके MCQs की प्रैक्टिस के मॉड्यूल को भी रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो PYQs को भी हम लोग एनालिसिस में लाएंगे। फिर हम लोग इसकी प्रायोरिटी लिस्टिंग की बात करेंगे।
फिर इसके साथ साथ जब ये फिनिश हो जाएगा एक राउंड, तो उसके बाद हम लोग इसको रिवीजन मॉड्यूल में भी रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये सारी जितनी पीडीएफ्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसको हम लोग फिनिश करेंगे, तो इससे ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते हैं। 20 सितंबर को हमारा सेकंड मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के लिए आपको सेम नंबर है 9773761359। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9773761359, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो इंटेंगल्ड फोटो, ये मेरी आईडी है, ठीक है, $N है लास्ट में। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप मुझे इन दोनों जगह मैसेज नहीं करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, IAS PCS सिंप्लीफाइड विद द सेम हैंडल नेम। याद रखना, मैसेज करते हो तो एक बार फॉलो करके मैसेज करना, इससे क्या होता है मुझे मैसेज आता है, अदरवाइज वो हिडन मैसेज होता है, उसको देखने में मुझे 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करने से पहले PDF, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं एस्पिरेंट्स जो डायरेक्टली PDF की डिमांड करते हैं। देखो, PDF वाला मैसेज होगा मैं देख के छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सबको इंडिविजुअली PDF नहीं सेंड कर पाऊंगा। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। करंट अफेयर को मैं खुद पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर की जितनी भी टॉपिक्स होगी उसको मैं खुद लेके आऊँगा। करंट अफेयर की जो स्कीम सेगमेंट होती है, स्कीम्स वाली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी कम्युनिटी को आप सोशली इंप्रूव करना चाहते हो, सिक्योरिटी उसको फाइनेंशियली इंप्रूव करना चाहते हो, तो जैसे नए नए लेबर लॉज, नए नए कोड्स, जिस तरीके से नए नए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको फ्री में कराया था, इस बार हम लोग उसको मेंटरशिप के फॉर्म में लाएंगे, और जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा मैं खुद मेहनत करूँगा। मैं इतना तो ज़रूर एश्योरिटी दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप ये जरूर कहोगे कि आई एम प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अब ये जो भी होगा देखा जाएगा। देखो, क्योंकि बात ये होता है ना कि अब कोई जादूगर नहीं होता है कि मैं कह दूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है, लेकिन मैं इतनी एश्योरिटी दूंगा कि इतनी कंफर्टेबल फील करोगे, क्वेश्चन को खोलोगे तो समझ में आ जाएगी, हाँ ठीक है, मैंने जो पढ़ के आया है उसमें मेरे पास एक एटलीस्ट इतना तो है कि आई एम इन द गेम, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं इसकी एक वीडियो को पिन कर दूंगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल है उसमें कि हम लोग किस तरीके से इस मॉड्यूल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखो, ये जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, इसमें इसका अगर वेटेज की बात कर ले तो लेबर लॉज प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कोर है ईपीएफओ का। मतलब अगर आप ईपीएफओ एग्जाम को फॉलो करते हो ना तो वो कोर है। तो ईपीएफओ के एग्जाम को अगर आप फॉलो करते हो तो ये एकदम कोर है। कोर कहने का क्या मतलब हुआ? कोर कहने का यही मतलब हुआ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, और अगर आपको स्टील बनाना, मान लो अगर एग्जाम छोड़ो, कहीं पे आप किसी भी एक इंडस्ट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपके पास कार्बन उसमें कितना आप मिलाओगे, कार्बन का कंटेंट कितना होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है ना तो आपके पास कोर नहीं है। कहने का क्या मतलब हो गया, अगर मान लो 2 से 3% मिला रहे हो तो हमारे जो स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मगर यही अगर हम इसको 5 से 10% तक एक्सीड कर दें तो हमारा जो कार्बन का जो स्ट्रेंथ होगा वो ब्रिटल हो जाएगा, मतलब ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा इजली। तो ये किसी काम का नहीं होगा। तो चीज़ों को कितनी और किस फॉर्मेट में देना है, कहाँ से कितना ज़्यादा करना है और क्यों करना है, इसकी सारी एश्योरिटी मैं लेता हूँ, वो मेरा काम होगा, ठीक है। तो ईपीएफओ की बात कर ले तो लेबर लॉज प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कोर है ईपीएफओ का। बेसिकली जो इन्फोर्समेंट्स होते हैं लेबर लॉज के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, सोशल सिक्योरिटी के, ये सारे हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। आप 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा ही रहेगा, इससे कम थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन 20 एक एवरेज नंबर है जो आपको देखने को मिल सकता है। अगर ईपीएफओ ईओएओ की बात कर लें तो सबसे पहले ये बात समझो कि ईओएओ और एपीएफ से कंबाइंड होने वाला है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो होने वाला है वो कोर होने वाला है, ठीक है। कोर के अलावा आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ईपीएफओ ईओएओ और एपीएफ एग्जाम में, और इस एग्ज़ाम को अगर देखो, पहले तो चीज़ समझो कि 2 तरीके से हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। एक तो रोट लर्निंग होता है, रट जाओ, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 है, रट जाओ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, रट जाओ, मैटरनिटी जो एक्ट है, फिर क्रीचेस का जो कंसेप्ट है उसको रट जाओ। अनिल कपूर एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके एक सीट पक्का करता है अपना, ताकि वो अपने लेबर फ्रेंड्स के लिए कुछ कर सके। तो इसको आप इंटरेस्टिंगली पढ़ रहे हो, मतलब इसको रोट नहीं कर रहे हो क्या, अच्छा ठीक है, हाँ अनिल कपूर था, वो जाता है कहता है कि साहिब अब हम लोग लड़ेंगे क्योंकि हमारा जो राइट्स है, बेसिक राइट्स है, बेसिक नीड्स है, लेबर जो लॉज है, सिक्योरिटीज़ है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे हीरो हो जाता है। कैसे आपको चीज़ें याद आ जाती हैं? तो कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। इसमें आपको ऐसा नहीं करना होगा यार ठीक है, मतलब 1932 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 1932 अगर मैं कह रहा हूँ तो आपको कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए। 1932 में क्या हुआ था, डच या डेन्स दानिश जो थे वो कहाँ पे आए थे, तो शायद बिहार में पटना में आए थे, ठीक है। उनकी पहली फैक्ट्री वहाँ खुली थी। तो जब भी आप कुछ चीज़ों को पढ़ते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोरिलेट और इंटर रिलेट करना। जैसे मान लो हम लोग लेबर लॉस पढ़ते हैं, तो
आपको इतना पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय का नाम याद होना चाहिए जिन्होंने सेफ्टी वल्व का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो क्यों याद होना चाहिए, इससे इससे लाला लाजपत राय की क्या कहने का क्या सेंस बनता है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपको याद ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने लेबर्स के लिए भी लड़ा था, खासकर आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी याद होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था वो सीडीएम का फॉर्म था या एनसीएम का फॉर्म था। सीडीएम कहने का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फॉर्म था या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फॉर्म था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट, चंपारण मूवमेंट जो था वो एनसीएम का फॉर्म था कि सीडीएम का फॉर्म था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब चलिए, अगर हम लोग सिलेबस कवरेज की बात करें लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो रेलेवेंट टॉपिक जो होता है यूपीएससी में वो हमेशा पूछा जाता है इस एग्जाम में, तो उसको हम लोग एक करके देखते हैं। पहले हम लोग, ऑलरेडी मैंने इसको इस तरीके से फ्रेम किया है, ये माइंड मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। मेंटोरशिप बैच B2 आपको स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से, ज्वाइन कर लेना। सारी डिटेल उस वीडियो में होगी जो इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की बात कर लेंगे, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मॉडल्स की थ्योरी आती है, इसके साथ ट्रेड यूनियनिज्म और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है इसको समझना होता है। तो बेसिक क्या है ना कि आपको बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पता होना चाहिए, जिसमें आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग रीड कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के लिए, उसका बेसिक एस्पेक्ट क्या है, मतलब उसकी कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब उस लेबर लॉज में ये किस तरीके से हमको हेल्प करेगा। तो एक तो आप समझना, कंसेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, उसकी इवोल्यूशन समझ में आनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट तो होगा ही होगा, साथ में उसको पढ़ने का हमारे पास इंपॉर्टेंस होना चाहिए, साथ साथ में ही आप जो इवॉल्व कर रहे इवोल्यूशन है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंस और इवोल्यूशन क्लियर हो जा रहा है तो आप आराम से इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस को क्लियर करके समझ सकते हो। लास्ट टाइम जब मैंने इसको लगभग 18 से 20 दिन इसकी इन डेप्थ स्टडी की थी, तो मुझे इतना पता चला था ना कि दिखता तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट 3 आवर्स के वीडियो में, मतलब 3 आवर्स से भी कम वीडियो था, 2 घंटे का वीडियो था, उसमें कंसाइज करके नोट्स बना के डाल दिया था। और आप चेक करना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उसी से आया था, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उसी सेगमेंट से वहीं से आया था। वो PDF, वो जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप मेंटोरशिप नहीं ज्वाइन करोगे तो उसको कर लेना, लेकिन मेंटोरशिप अगर ज्वाइन करते हो तो इसमें हम लोग इस बार इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपको कंफर्टेबिलिटी फील होगी, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसको देखते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब अनिल कपूर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को लाइट करके पढ़ना, एकदम आराम से, कोई धरफराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, जैसे झगड़े हो गए, ठीक है। फिर उसका कॉज क्या है, मान लो कि इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है, ठीक है, बाबू साहब है, पैसा कमाते हैं, मल्टीप्लिसिटी है, तो उनको अगर किसी लेबर यूनियन से झगड़ा हो गया तो आखिर उसका बेस कुछ तो होगा, कुछ तो डिमांड होगा इनका। अगर इनका कुछ डिमांड है तो हम लोग उसको किस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ले जा करके उसके कॉजेज़ को समझेंगे, उसके सेटलमेंट मैकेनिज्म को समझेंगे। कॉन्सिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, एडजुडिकेशन होता है, इन चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। फिर एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उस ILO पे भी बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। उसके साथ साथ एक तो समझो लेबर लेजिस्लेशन होता है, जिसमें मेजर एक्ट्स आते हैं। एक तो होता है 2019 से पहले का, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, 2019 से पहले का, एक होता है 2019 के बाद का, इसको ओल्डर लेबर कोड्स कहते हैं और न्यूअर लेबर कोड्स कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लेबर लेजिस्लेशंस की बात कर ले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको प्रिपेयर किया है अभी। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फिर आप देखोगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। 4 लेबर कोड्स हो गए प्रायोरिटी में। अब देखो, प्रायोरिटी की बात छोड़ते हैं अभी, एक तो समझो प्री 2019 लेबर कोड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। इसके साथ साथ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, जो कि एकदम कोर है, EPFO के एक्ट का कोर है। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, APFC एग्जाम जब आप ज्वाइन करोगे तो याद रखना, इनडायरेक्टली आप IRS लेवल की जॉब ले रहे हो, समझ रहे हो आप, इनडायरेक्टली आप IRS लेवल की जॉब ले रहे हो, तो आपको इतना कंसर्न होना चाहिए। अगर इसमें 5 सीटें भी होती ना तो मैं कहता इसके लिए लड़ो, ठीक है, लड़ना बहुत ज़रूरी है। UPSC इतने टियर का एग्जाम होता है, वहाँ पे इतना रिग्रेस कंपटीशन है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
आप ऑलरेडी इस चीज़ों में समझते हो। लेकिन कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपको एक एग्ज़ाम में अगर आप एक्यूरेसी को अपने खींच करके 80% के आसपास ले आते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जितना भी एफर्ट लगा सकते हो लगाओ। ऑलरेडी मैंने देखा है कुछ हंड्रेड्स के आसपास कुछ बच्चे जुड़े हैं बैच B1 में। वहाँ मेजॉरिटी बच्चे जॉब करते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो दिन भर काम करके आते हैं और रात में इसकी तैयारी करते हैं। ऑलरेडी मुझे 2-2 बजे 3-3 बजे रात में मैसेज आते हैं इसके कि सर इसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो देखो इन चीज़ों को समझो, इंटेंसिटी को समझो। अदरवाइज जब तक आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो कि इंटेंसिटी है क्या, तब तक आप वही 2 घंटे की कहीं वीडियो सुन लो और आगे बढ़ जाओ वाला काम होगा। उससे आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। देखो अब आप कह सकते हो कि आपको मतलब इस सीक्वेंस कैसे याद है। बिल्कुल सीक्वेंस मेरे सामने है इसलिए याद है भाई। दूसरी बात है कि अगर कुछ इसमें सीक्वेंस नहीं भी है और वो मुझे कैसे याद है, तो मैंने बहुत सारे बेसिक ट्रिक्स लगाए हैं। जैसे मान लो पेमेंट्स ऑफ ग्रेट्यूटी या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ग्रेट्यूटी 72 के आसपास युद्ध हुआ था ना, हमारे यहाँ लड़ाई हुआ था। तो 1972 के आसपास हमारा अगर युद्ध चल रहा था तो हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसको याद किया। 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया, तो 47 में हम आज़ाद हुए। फैक्ट्रीज अब आज़ाद होने के जस्ट बाद क्या होगा, हम लोग सारे गरीबी देख रहे होंगे तो फैक्ट्रीज में काम करने जाएंगे, ठीक है। फिर फैक्ट्रीज में काम करोगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे आपको, ब्रिटिशर्स तुरंत जा ही रहे हैं तो उनकी जो सारी चीज़ें लूट के ले गए हैं तो आपको मिनिमम वेज देंगे। मतलब 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट क्या होता है, जब आपको पेमेंट मिलता है तो आप कपड़े सिलाते हो, कपड़े सिलवाते हो तो आप पैंट सिलवाते हो, जो कि आपके कमर का साइज़ क्या होता है 28, 32, 34, 36। तो कोई एक वर्कर है जो काफ़ी मोटा है 36 है, तो हालांकि 36 मोटा नहीं होता, वेस्ट विड्थ है, तो 36 का वो पहन रहा है। तो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। बोनस 65 में बूढ़े हो गए तो फिर अब बोनस की बात करते हैं। तो ऐसे अभी मैं देखो जो भी बोला हूँ 48, 36, 35, 65 एंड 72 कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ा ना, क्योंकि आपको ना इंटर रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को याद। मतलब आप जैसे होता है ना रीड करें या रीड करने से याद होता है, नहीं होता है। आप उसको एकदम छोटे छोटे चंक्स में डिग्निफाइड तरीके से तोड़ो और आराम से उसको याद करो। और हाँ, मतलब डिग्निफाइड करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसमें गाली भी नहीं दे सकते हो। आपको जो मन हो सो करो, लोकल लैंग्वेज जिस तरीके से बात करते हो करो, चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब उसको कोरिलेट करो। मैं अगर खुद की शॉर्ट नोट्स बहुत पहले बनाता था, उसको मैं शेयर करूँ तो उसमें ऐसी चीज़ें लिखता था जिसमें मतलब अगर देखोगे तो फिर झेप जाओगे, ठीक है। तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और ये कोई बुरी बात नहीं है। इसको याद करने के लिए आप किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाओ, बट रटो मत, ठीक है। अब देखो, हाँ, फिर हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 देखेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। अब ये जो जितने भी टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ISP सिम्प्लीफाइड पे। ये कोर होगा, ये फ्री मिल जाएगा आराम से। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी चीज़ें होंगी मेंटरशिप में बहुत ही क्लियरली प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मेंटरशिप ज्वाइन करोगे तो करंट अफेयर की एक अलग से तुम्हें एक अलग सा ही बंडल हो जाएगा जो आप किसी भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, फंडामेंटल राइट। आपकी अगर पॉलिटी वीक भी है, अगर आप इस 3 टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो तो आप 5 क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में। 5 क्वेश्चन EPFO के एग्जाम आपकी गलत होने वाली है। तो भाई साहब, अगर आप इसको पढ़ने स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका मान लो कि पॉलिटी वीक है तो इस 3 टॉपिक को एकदम लिख के रख लो। वैसे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट नोट्स के टर्म में। ऑलरेडी मैं आपको सारी के सारे टॉपिक्स की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। चलो ज्योग्राफी हटाओ, फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बाद जब आप देखोगे तो आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, न्यू रिजीम 2019 के बाद से 4 लेबर कोड बने, कोड ऑफ वेज 2019, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई लेबर है, वो काम कर रहा है, ठीक है। लेबर भी तो इंसान है, ऑब्वियस है, उनके राइट्स की तो बात पहले होनी चाहिए। तो जैसे कोई काम कर रहा है, मान लो सिलिका फैक्ट्री में, ठीक है, सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहाँ पे उसको एक डिजीज़ होती है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोनो कोल्वोनियोसिस, ये एक डिजीज़ हुआ उसको, ठीक है। अब इस डिजीज़ हुआ, कारण था एस्बेस्टस की कंपनी थी, एस्बेस्टस फ्रेम करती थी, तो उसको कुछ तो रेन्यूमरेशन होना चाहिए, उसके लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की भी कंसर्न होनी चाहिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए 2020 में एक कोड आती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी
हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट और कोड 2020, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देखेंगे, फिर सोशल सिक्योरिटी इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएफ की, प्रोविडेंट फंड की, फिर पेंशन की, फिर इंश्योरेंस की प्लस स्कीम्स की, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए जैसे आयुष्मान भारत, पीएम SYM, ई श्रम पोर्टल, ये सब हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने इसकी नोट्स बना के PDF में डाला है, उसको और अच्छी तरीके से हम लोग रिफाइन करेंगे और फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर की एंगल देख लो। करंट अफेयर ऑलरेडी हम लोग देखो जो 11 तारीख से स्टार्ट हुआ उसमें लगभग 1 साल की खत्म कर चुके हैं। करंट अफेयर के एंगल देखोगे तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स, डिलेड, चैलेंजेज, स्टेट कौन कौन सी अडॉप्ट कर रहा है लेबर कोड्स को, गिग वर्कर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ के पैसे कमा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हो गया, इकॉनमी हो गया, लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया हो गया, ठीक है। कुछ EPFO के रिसेंट स्कीम्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव जैसे उमंग हो गया, EPFO ई सेवा हो गया, UN स्कीम हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, वैसे कहने को तो जब हम लोग कहेंगे कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक काम करो, पूरी की पूरी NCERT पढ़ जाओ या इग्नू की पूरी बुक पढ़ जाओ, ESIC की पूरी किताब पढ़ जाओ, लेबर लॉ लेबर कोड पढ़ दो, प्याली मैम की नोट पूरी की पूरी बुक पढ़ जाओ, श्रीवास्तव सर की पूरी की पूरी बुक पढ़ जाओ। लेकिन कहना है ना, कहना आसान है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में SC श्रीवास्तव सर की बुक आती है, उसको पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। इंडियन सोसाइटी की क्लास 12th की बुक आती है, लेबर इशूज एंड बेसिक्स, उसको पढ़ जाओ। इकोनॉमिक इंसेंटिव वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको पढ़ जाओ, ठीक है। फिर PL मलिक की लेबर लॉज आती है बेयर एक्ट स्टाइल में, लीगल प्रोविजंस के लिए, उसको पढ़ जाओ। इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेड यूनियन लेबर लेजिस्लेशन बाय RC शर्मा आती है, IR के लिए अच्छी है, वो पढ़ जाओ। पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना कंसाइज कर सके, जितनी प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन के थ्रू उतना करेंगे हम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये काम हमारा होगा, ये काम हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट की सोर्सेस कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट होती है, EPFO की एनुअल रिपोर्ट होती है ऑफिशियल स्कीम्स के लिए। करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक, लेबर सेक्शन पढ़ना होगा। मंथली करंट अफेयर में मैगजीन आप विजन पढ़ सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैं आपको नोट्स की तरह बताता हूँ कि यहाँ से ये सेगमेंट पढ़ो, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को मैंने जो बताया उसको रखना होगा, उसके बाद फिर मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक को रखना होगा, फिर लिस्ट प्रायोरिटी टॉपिक को रखना होगा। जब आप टॉप प्रायोरिटी टॉपिक को रेफर करोगे तो उसमें आपको मास्टरी करना पड़ेगा, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 आ गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आ गया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हो गया, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 हो गया, मिनिमम वेज एक्ट 1948 हो गया, EPF एक्ट 1952 हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 हो गया। अब देखो यार, ऐसा है ना कि जब आप चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना, जैसे मुझे दिखा कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, ठीक है, तो मुझे दिमाग में क्या आया पता है? अभी मेरे दिमाग में ये आया, मेरे दिमाग में आया ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ये भी 1936 में ही हुआ था, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा। तो वही बात है कि जैसे आप कोरिलेट करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, जैसे मुझे 1926 दिखाना तो मुझे यहाँ से भगत सिंह याद आए, फिर लाला लाजपत राय याद आए, फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो 1922 में बना था शायद, वो याद आया। तो इस तरीके से अगर आप कोरिलेट करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है पढ़ना, ठीक है। मैं जितनी भी चीज़ें होंगी क्रेव करके आपको दे दूंगा, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जो एक्टिव वर्किंग जो होता है, जैसे पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर पंजाब पुलिस में भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं साथ साथ प्रिपेयर। तो सोचो जो लोग इसेंशियल सर्विसेज में हैं, जो 24 घंटे जॉब पर रहते हैं, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में आपके, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है। और हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, ओल्ड एक्ट प्लस न्यू एक्ट दोनों को रखना पड़ेगा, ओल्ड एक्ट्स वर्सेस न्यू लेबर कोड दोनों को देखना पड़ेगा। कंपैरेटिव चार्ट होना चाहिए, बहुत यूजफुल होता है प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन में बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन राइट्स। फिर केस स्टडी करना होगा, जैसे मारुति मानेसर स्ट्राइक केस हुआ था, एक गिग वर्कर प्रोटेस्ट केस एक हुआ था, वो समझना होगा। फिर सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जहाँ पे आपको कवरेज, एप्लीकेबिलिटी, एग्जेम्पशंस, पेनल्टी जिसको समझना होगा। सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को समझेंगे, जिसमें EPF, EPS, EDLI, PM श्रम योगी मानधन, ये सब पढ़ना होगा। करंट अफेयर को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, स्टैटिक को करंट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, कोड ऑन वेजेस, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन गिग वर्कर्स, से सब देखेंगे, ठीक है। तो आप समझना, कुछ फैक्चुअल तो रहता ही रहता है क्वेश्चन में, बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, जैसे कौन सा ऐसा एक्ट है जो प्रोवाइड करता है मैटरनिटी लीव को, ठीक है। जैसे अगर कंसेप्चुअल है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मेथड ऑफ, क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या है, कौन सा मेथड है। और करंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछना हुआ, जैसे पूछ देंगे लेबर कोड्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या हुआ, सब्ज्यूम्ड कब से हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा,
बेयर नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको जो अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो भी होना चाहिए, करंट रिफॉर्म्स को भी ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये सारे मैंने PYQs को रेफर करके जो क्वेश्चन था वो बताया है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ है, EPFO PYQs को रेफर करोगे ही करोगे, साथ में ALC का एग्जाम होता है, ESIC का पेपर होता है, उसमें भी आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज पूछा जाता है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ये सारे चीज़ों की रेफरेंस मैं खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, वर्कमैन क्या होता है, स्ट्राइक लॉकआउट क्या होता है, ले ऑफ रिट्रेचमेंट क्या है, फिर वर्क कमेटी किस तरीके से काम करता है, लेबर कोर्ट्स किस तरीके से काम करता है, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स किस तरीके से काम करता है, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, नोटिस रूल्स, ठीक है, ले ऑफ रिट्रेंचमेंट, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948, फिर फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, इन चीज़ों को, मतलब बेसिक चीज़ें ये सारी हम लोग बात करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोनस एलिजिबिलिटी एंड फॉर्मूला क्या होता है, EPFN MP एक्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या है, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमारा हुआ लेबर लॉस को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, वेल एंड गुड, वहाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीज़ें 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी 24 घंटा। अब किस तरीके से ये हमारा मेंटरशिप चलता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आप वीडियोज़ में जो प्रोवाइड करूँगा उसको देख लेना, और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9773761359, ठीक है। स्ट्रिक्टली मैं एक बात कह देता हूँ, अगर कोई बहुत ही वैलिड आपके पास रीज़न है तो मैसेज कर दोगे, कोई इशू है तो मैसेज कर सकते हो, इफेक्टेड हो किसी से मैसेज कर सकते हो, मेंटल ब्रेकडाउन में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इधर उधर के या PDF मांगने के लिए मत मैसेज करना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी समझना, अदरवाइज फिर दिक्कत ही है। चलो, थैंक यू।